नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना योद्धा ऐसे ही नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ अवार्ड से सम्मानित आप होते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री धामी जब बने, उसके बाद उनके पक्ष में लगातार ये बात आती रही कि डॉक्टरों को सम्मान देना ज़रूरी है। तभी उन्होंने एक सम्मान अलग अलग लोगों को दिया और जिसे कहा गया कोरोना योद्धा सम्मान। और ये सम्मान एक आम सम्मान नहीं था, इसमें कुछ ही चुनिंदा डॉक्टरों को ये मिला है। सरकारी डॉक्टर तो सभी शामिल थे, लेकिन प्राइवेट जो डॉक्टर हैं जो अपने क्षेत्र में लोगों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जब कोरोना फैल रहा था उस वक्त लोगों का इलाज किया, उस वक्त के जो डॉक्टर काम कर रहे थे उन्हीं को ये कोरोना योद्धा सम्मान मिला है। ऐसे ही शख्सियत मेरे साथ में है जिनको मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों से कोरोना योद्धा का सम्मान दिया है। वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा जब उनको वो सम्मान मिला था। मेरे साथ में हैं डॉक्टर साहब। सर, जो ये सम्मान मिला है किस बेस पर दिया गया है और कब दिया गया है आपको? देखिए, ये सम्मान जो था MDDA और दैनिक जागरण के सौजन्य से हुआ था और मुख्य रूप से जो बड़ी कोरोना की दूसरी लहर थी अप्रैल और मई में, उसके अवध में इन्होंने जिन लोगों ने डॉक्टर्स ने कुछ काम किया, बहुत से डॉक्टर उन्होंने बंद कर दिया था, तो उनके लिए उन्होंने कुछ विशेष डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे जो सभी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी और पुलिस ऑफिशियल्स और NGOs जिन्होंने उस वक्त देश की सेवा करी, तो उनको उत्तराखंड में जितने लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा एक प्रकार से ऑनर किया। सर, काफ़ी डॉक्टरों ने काम किया है कोविड में, लेकिन अगर देहरादून के माजरा के आसपास की बात करें, आप यहाँ बैठते हैं और कैसी स्थिति आपने पहले भी बताया इस बारे में, लेकिन ये सम्मान देना एक बड़ी बात है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री बनते ही और डॉक्टरों को सम्मान रखना कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी बात है, एक मुहिम भी अच्छी है ये। जी बिल्कुल है। और देखिए, लोगों ने अपनी जान पे खेल के दूसरे लोगों की जान बचाई। आप देख रहे थे कि सेकंड वेव बहुत भयानक थी। फिर क्या थी, सभी देहरादून वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का प्रयोग करें। तो ये मैं सभी देहरादून वासी और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। वो सुविधाएं सब जगह इफेक्ट हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था, डॉक्टर्स ने लोगों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, तो काफ़ी मुश्किल समय से के साथ गुजरे हैं लोग। और कई जगह हम लोगों ने यहीं OPD में भी, जिनकी ऑक्सीजन 74, 75, 80 तक भी थी, और जब हॉस्पिटल में बेड नहीं था तो मजबूरी में उनका इलाज भी किया, उनके घरों में जाके इलाज किया। और सब तरह की जितना भी हो सका, मेन मुख्य प्रयास ये था कि लोगों की जान बचाई जा सके। अच्छा सर, अभी वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। पहले डोज के बाद सरकार कह रही है कि हमने 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लगा दी है देश में, और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहली डोज लगभग 70% से ऊपर लग चुकी है। तो क्या असर पड़ा है? अब हालात कैसे हैं? क्या अभी भी ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कोविड से ऐसे मामले हैं कि जिनको खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है? देखिए, अनेक प्रकार के वायरस होते हैं। जी। जैसे एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, और जो चेंज ऑफ सीजन वाले वायरसेस हैं, कॉमन फ्लू ही वायरस है, उसी के 60-70 प्रकार होते हैं। तो जुकाम, खांसी वगैरह रहना, ये तो बड़ी आम बात है। ये तो आप माने कि हर किसी को बदलते हुए मौसम में ऐसा होता ही है। और ये हर साल होता था, कोविड आने से पहले भी होता था। बीच बीच में जो थोड़े से रौद्र रूप किस्म के फ्लू वायरसेस थे, जैसे स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, तो अब ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, जो कोविड वाला है। तो अब एक नया वायरस जो अभी जिसका प्रादुर्भाव हुआ यूरोप में, आप देख रहे हैं रशिया में केसेस बढ़ रहे हैं। रशिया में कल 45,000 केस थे, चाइना में भी केस बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन का एक वायरस है जिसका नाम उन्होंने रखा है डेल्टा प्लस AY 4.2। तो वो कुछ इंदौर में, मध्य प्रदेश में कुछ केसेस आए हैं। जो ये डेल्टा स्ट्रेन था जिसने हमें यहाँ पर अप्रैल मई में बहुत परेशान किया, मुख्य रूप से हम लोगों में उसके प्रति तो कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी बन गई है वैक्सीन के द्वारा भी, और
अगर वो है भी तो बहुत हल्के रूप में है, और वो एक एंडेमिक फ्लू में बदल चुका है जिसमें लोगों की ऑक्सीजन नहीं घट रही, और मुख्य रूप से बहुत ही सीरियस केस तो इक्का दुक्का कोई हो जाते हैं, पर 99% केसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली वो हो गए हैं, जैसे कहते हैं ना, आराम से ओपीडी मैनेजमेंट में 6-7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं, जैसे खांसी जुकाम पहले ठीक हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं है, परंतु अगर ये अपने आप को ज़्यादा मॉडिफाई कर लेगा तो ये अब जो ये दूसरा ये आया डेल्टा प्लस स्ट्रेन आया है, ये ज़्यादा कंटेजियस है, और ये बहुत तेज़ी से लग रहा है, उससे भी तेज़ी से जितना डेल्टा लगता था। तो ये उन लोगों को भी लग रहा है जिनको 2 वैक्सीन लग चुके हैं। अच्छा। तो ये मगर ये उनमें कितना रौद्र रूप ले रहा है वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है, और अभी लग रहा है कि इनमें भी 99% केसेस ठीक ठाक 6-7 दिन में हो जाएंगे, जो डेल्टा प्लस वाला है, जो AY4.2 आया है। परंतु अभी इस वाले स्ट्रेन के बारे में पूर्णतया रिसर्च नहीं हो पाई है। तो जो हमारे लिए थर्ड वेव का चैलेंज होगा वो इसी प्रकार का वायरस होगा, और थोड़ी बहुत हल्के प्रकार की हो सकता है जो 2020 में आई थी, जिसमें अल्फा ग्रुप था इसका कोविड का, उस लेवल की या उससे कुछ हल्की आ सकती है। ठीक है, एक बार इन्हें बोल देना, बिजी है ज़रा। तो ये स्थिति है इसमें। अच्छा सर, जैसे वैक्सीनेशन हुई है देश में लगातार, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो क्या जो तीसरी लहर आ सकती है या नहीं आ सकती है, कुछ इस पर कहा जा सकता है? देखिए, तीसरी लहर किसी न किसी प्रकार की तो ज़रूर आएगी, और मुख्य रूप से ये 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी के बीच में आएगी। और इन 2-3 महीने में डेफिनेटली कुछ केस बढ़ेंगे, परंतु वो घातक जैसे वो थे, जैसे द्वितीय लहर थी, जो भगवान करे किसी को ना आगे भी आए, तो उस प्रकार का घातक फ्लू आने की संभावना कम है, क्योंकि अच्छी वैक्सीनेशन हो चुकी है। कुछ ना कुछ बचाव, ये कोविशील्ड कोवैक्सीन सीवियरिटी ऑफ इलनेस को कम करेगी, तो कुछ ना कुछ हद तक वो जानलेवा किस्म का जो फ्लू था वैसे आने की संभावना बहुत कम है। अच्छा सर, एक सवाल करना चाहिए। ये तो है ही कि आप ये मान के चलो कि 1% मोर्टेलिटी तो सभी फ्लू में होती है, स्वाइन फ्लू में तो ज़्यादा ही होती है। तो आप ये मान के चलो कि यदि किसी दिन भविष्य में हमारे यहाँ 1 लाख केस भारत में होने लगे तो 1000 मृत्यु होना तो आम सी बात है। आज भी हमारे पास आप देख रहे हैं 13-14 हज़ार केस आ रहे हैं, 15 हज़ार केस आ रहे हैं, और उनमें 400-500 लोगों की डेथ हो रही है। तो आप ये समझिए 3% की मोर्टेलिटी अभी भी है सीवियर केसेस में। काफ़ी केसेस जो हैं केरला में अभी भी हैं। सर, एक खबर लगातार आ रही है कि लोगों की मौतें हो रही हैं डेंगू के कारण, और क्या डेंगू हम इसे मान सकते हैं क्योंकि प्लेटें डाउन हो रही है? तो हरिद्वार में, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फैल रहा है चीज़ें। डेंगू इस बार जी, तो सर क्या कारण रहा है इस बार का? देखिए, डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है जो मॉस्किटो से होती है, जैसे चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है, और जीका वायरस भी है। और इस बार इसने यूपी में काफ़ी प्रकोप आया इसका। डेंगू की भी कई वैरायटीज़ होती हैं, सब वैरायटीज़ होती हैं उसकी। तो इसमें डेंगू के द्वारा जो मौतें हो रही हैं, कई लोगों में इम्यूनिटी, क्योंकि डेंगू भी एक वायरस ही है, वो एक मॉस्किटो के द्वारा कैरी हो जाता है। तो इसमें बीमारियां जो हैं वो कई रूप से, जैसे अगर मैनेजमेंट ठीक ना हो, अचानक प्लेटलेट गिर जाएं, कई लोगों में एक थोड़ा उसका भयंकर रूप होता है जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अचानक अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वो स्थिति जो है कुछ केसेस में, दिल्ली में भी ये केसेस बढ़ने लगे हैं थोड़े, और ये जब हल्की ठंड पड़ती है तब ये बढ़ता है। जब ठंड बढ़ जाएगी, जैसे अब दिवाली की मैं सोच रहा हूँ, जैसे थोड़े बहुत जो इस बहाने, वैसे तो लोग आतिशबाजी को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है मना करता है, परंतु ये कहा जाता है कि मच्छरों के लिए साफ़ करने का भी एक तरीका है। उस मामले में भी कुछ हद तक हमने देखा है कि दिवाली के बाद हमेशा डेंगू जो है वो समाप्त हो जाता है। ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि जो सीवियर केसेस थे अभी पीछे यूपी में कई जगहों में, कई जिलों में बहुत थे, तो वो अब इस दिवाली के बाद कम हो जाएंगे। 15 नवंबर के बाद डेंगू का प्रकोप कम हो जाएगा। जी, ये बड़ी खतरनाक खबर आ रही थी लगातार, हरिद्वार से भी, अलग अलग जगहों से आ रही है लगातार, बहुत जगह। सहारनपुर, हरिद्वार में बहुत था। जी। तो डॉक्टर साहब से और भी बात करेंगे। ये हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे, ये अवार्ड जो उनको सम्मान मिला है उसको लेकर। आप देखते हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।